एपिसोड 176। जब तक जिया चौहान ने प्रतिक्रिया दी, तरुण सोलंकी ड्राइंग रूम में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें अब खुली खिड़की पर टिकी थीं। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी और वह दांत पीसते हुए बुदबुदाई, तरुण सोलंकी, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारी औरत नहीं बनूंगी। विहान मिंगकुई विला में लौटा और फिर चिराग श्यामक से विला के पास एक 3 बेडरूम का अपार्टमेंट ढूंढने को कहा। इस दौरान वह चाहता था कि चिराग श्यामक उस कल्टीवेशन की तकनीक को महान सफलता के स्तर तक पहुंचाए और 2 महीने के भीतर उदित श्यामक को पार कर जाए। अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो वह विहान के पक्ष में रहने के योग्य नहीं होगा। हालांकि चिराग श्यामक को यह थोड़ा अवास्तविक लगा, फिर भी उसने अपने हाथों में शीर्ष तकनीक और गोलियों के बारे में सोचकर दांत पीसकर सहमति दे दी। किसी भी तरह अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह वास्तव में विहान के पक्ष में रहने के योग्य नहीं था। विहान को लगा कि विला खाली था। प्रिया और जिया चौहान के बिना यह वैसा नहीं लग रहा था। सौभाग्य से प्रिया कुछ दिनों में जियांगनान प्रांत आने वाली थी और जिया चौहान पास ही थी। इसलिए उसने जिया चौहान को उसकी दादी की हालत के बारे में पूछने के लिए फोन किया। अपने चिकित्सा कौशल के साथ उसकी दादी का इलाज करना उसके लिए आसान होता। हालांकि किसी कारण से उसने फोन नहीं उठाया। विहान ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा। वह बाद में फिर से फोन करेगा और अगर वह फिर से नहीं उठाती तो वह चौहान परिवार के निवास पर जाकर हाल चाल लेगा। फिर उसने काला पत्थर निकाला, अपनी आंखें बंद कीं और साधना शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों की साधना ने उसे पहले स्तर के क्यूई परिवर्तन क्षेत्र से दूसरे स्तर के शिखर तक पहुंचा दिया था। अब वह तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए साधना करने की कोशिश कर रहा था। उसका अनुमान था कि ऐसा करने पर वह दूसरी समाधि को सक्रिय कर सकेगा और उसने संक्षेप में सोचा कि यह विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली होगा। काला पत्थर विहान के सिर के ऊपर तैर रहा था और भयानक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ रहा था, जो विहान के डायनेटियन में प्रवेश कर रही थी। एक परिपूर्णता की भावना ने उसे घेर लिया और उसका साधना स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब से काले पत्थर ने उस रहस्यमयी जेड पेंडेंट की शक्तियों को अवशोषित किया था, विहान की साधना की गति बढ़ गई थी और यहां तक कि कुनलुन माउंटेन्स में उसकी साधना की गति को भी पार कर गई थी। पूरे 6 घंटे साधना करने के बाद रात बहुत हो चुकी थी। अचानक डोरबेल जोर से बजी। विहान ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें एक चमकती रोशनी झलकी। उसने धीरे से सांस छोड़ी और दरवाजा खोलने के लिए उठा। वह अभी अभी विला में आया था और रात बहुत हो चुकी थी। कोई डोरबेल क्यों बजा रहा था? केवल रंजीत, मल्होत्रा और परमजीत को इस जगह के बारे में पता था। उसने पहले ही परमजीत को जाने के लिए कह दिया था, इसलिए यह निश्चित रूप से वह नहीं था। इसके अलावा अगर इन दोनों में से कोई उसे ढूंढ रहा होता तो वे निश्चित रूप से पहले उसे फोन करते। विहान ने उलझन में दरवाजा खोला और एक काली छाया वाली आकृति अंदर घुसी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। विहान का चेहरा बदल गया। किसी ने वास्तव में उसके निवास में घुसपैठ करने की हिम्मत की थी, मौत को न्योता देना। उसका हार्ट रू क्यूई से भरा था और उसने उस काली छाया वाली आकृति की ओर पंजा मारा। जैसे ही उसकी 5 उंगलियां उस व्यक्ति को पकड़ने वाली थीं, वह जमीन पर गिर गया। क्या यह कोई नया बीमा धोखाधड़ी का तरीका था? विहान की आंखों में संदेह की एक झलक चमकी। उसने अपना हाथ वापस खींचा और गिरी हुई आकृति पर लापरवाही से नजर डाली। उसे आश्चर्य हुआ कि यह एक नकाबपोश महिला थी। इसके अलावा वह महिला गंभीर रूप से घायल थी। विहान ने ठंडे स्वर में हंसते हुए जमीन पर पड़ी महिला को पकड़ा। उसने दरवाजा खोला, उसे बाहर फेंकने की योजना बनाते हुए। वह दान या सहायता के धंधे में नहीं था, इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से एक अज्ञात मूल की महिला को नहीं लेगा। जैसे ही वह उसे बाहर फेंकने वाला था, घायल महिला ने अपनी आंखें खोली और विहान का हाथ पकड़ लिया। कृपया मुझे थोड़ी देर रहने दें, वे लोग जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। विहान की आंखें उदासीन रहीं और उसने मना कर दिया, असंभव। फिर उसने महिला को बाहर फेंक दिया और कहा, अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम अपने पीछा करने वालों के मिलने तक भी
जीवित नहीं रहोगी। यह महिला आधी रात को उसके विला में प्रकट हुई थी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थी, फिर भी बहुत सारे संदिग्ध बिंदु थे। अगर उसने उसे अंदर लिया तो उसके बाद आने वाली परेशानी की भविष्यवाणी करना मुश्किल था। जैसे ही विहान दरवाजा बंद करने वाला था, एक जोड़ी पतले हाथों ने अंदर पहुंचाया। आश्चर्यजनक रूप से उसकी एक हथेली में एक औषधीय गोली थी, जो सामान्य प्राचीन मार्शल कलाकारों के लिए काफी असाधारण लग रही थी। मैं तुम्हें यह गोली एक रात के ठहरने के बदले में दूंगी, महिला ने जल्दी से कहा। वह महसूस कर सकती थी कि उसके घाव बिगड़ रहे थे और वह होश खोने लगी थी। वह किसी भी क्षण बेहोश हो सकती थी। जहां तक उसने यहां के कई विला में से इस जगह को क्यों चुना, इसका कारण पूरी तरह से यह था कि उसने इस विला में घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उमड़ते हुए महसूस किया था। यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स अभ्यासी था। इसके अलावा उसकी आभा से वह कमजोर नहीं था। जब तक वह अंदर छिप जाती, वह सुरक्षित रहती। यह उसका एकमात्र मौका था। हालांकि किसने सोचा होगा कि यह आदमी इतना असभ्य होगा कि एक संकट में फंसी महिला को नजरअंदाज कर देगा। मजबूरी में उसने केवल यह गोली निकाली, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरा पक्ष गोली के कारण उसे एक रात के लिए अंदर ले लेगा। आखिरकार कोई भी प्राचीन मार्शल आर्ट्स अभ्यासी औषधीय गोलियों के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। फिर एक ठंडी आवाज ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी औषधीय गोली में कोई दिलचस्पी नहीं है। साथ ही अगर तुमने अपने हाथ नहीं हटाए तो तुम्हें पछतावा होगा। महिला का चेहरा बदल गया और उसकी आंखें उलझन से भर गईं। यह लड़का गोलियों में भी दिलचस्पी नहीं रखता था। यह क्या बकवास है। एपिसोड 177। महिला ने पीछे की ओर देखा। दूर से पहले ही कदमों की आवाज और कार के इंजन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह स्पष्ट था कि उसके पीछा करने वाले आ रहे थे। उसे अंदर जाना था, इसलिए उसने अपनी कमर से एक टूटी हुई तलवार निकाली जो प्राचीन नमूनों से ढकी हुई थी और उसे सौंप दिया। मैं इस तलवार के बदले में तुमसे सुरक्षा मांगूंगी, कैसे रहेगा? विहान दरवाजा बंद करने वाला था जब उसने महिला के हाथ में तलवार देखी। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। एक आध्यात्मिक तलवार। हालांकि यह टूटी हुई थी, इसकी श्रेणी निश्चित रूप से निम्न नहीं थी। साथ ही विहान के पास इसे ठीक करने का तरीका था। अर्मक देव द्वारा उसे हस्तांतरित ज्ञान में आध्यात्मिक तलवारों को फिर से बनाने की एक विधि थी। वर्तमान में उसके पास एकमात्र आध्यात्मिक हथियार रिक्विम स्टाफ था, लेकिन यह उसकी लड़ाई की शैली के लिए आदर्श हथियार नहीं था। इसीलिए यह आध्यात्मिक तलवार उसके लिए बेहद आकर्षक थी। एक पल में उसने अपना निर्णय ले लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के विहान ने टूटी हुई तलवार पकड़ी और महिला को अंदर खींच लिया, उसे सोफे पर फेंक दिया। धम! दरवाजा बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। विला के अंदर लड़की ने सांस छोड़ी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वह अंदर पहुंच गई थी। अब यह इस आदमी पर निर्भर था कि वह उस समूह को रोके। विहान की नजर नकाबपोश महिला पर पड़ी और उसने देखा कि उसके शरीर से आने वाली खून की गंध बहुत तेज थी और यह सिर्फ उसके घावों से नहीं थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि इस महिला ने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को मारा था, वरना उसका इस तरह पीछा नहीं किया जाता। अपना नकाब हटाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। विहान सोफे पर बैठ गया और शांति से बोला। उसका लहजा शांत था, लेकिन उसके शब्दों में कोई तर्क की गुंजाइश नहीं थी। काले कपड़ों वाली महिला ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें तलवार दे दी है। यह एक निष्पक्ष सौदा है। यह सवाल नहीं था। विहान ने अपने हाथ को हल्के से लहराया। कुछ सेकंड बाद उसका नकाब उड़ गया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। उसके लंबे बाल स्याही की तरह काले थे। उसकी आंखें साफ थीं। उसकी नाक ऊंची और पतली थी और उसका स्वभाव ठंडक लिए हुए था। उसने अपने रक्तहीन होठों को काटा और उसका चेहरा और पीला हो गया। जो चीज विहान को सबसे ज्यादा हैरान करती थी, वह उसके भौहों के बीच खिले हुए लाल बेर का निशान था। हुआशिया में शायद बहुत कम लोग होंगे जिनके भौहों के बीच ऐसा निशान होगा। आखिरकार
वे अब 21वीं सदी में रह रहे थे। महिला ने विहान को गुस्से से घूरा। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अपनी मौजूदा ताकत और हालत के साथ वह कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। इस समय विला के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई और वे अन्य विला के दरवाजों पर जोरदार खटखटाहट सुन सकते थे। महिला थोड़ी घबराई हुई दिखी। उसने चारों ओर देखा और विहान से कहा, यहां लोगों को कहां छिपा सकते हो? वे निश्चित रूप से बाद में अंदर आएंगे और तलाशी लेंगे। जल्दी करो और मुझे छिपाओ। विहान की आंखें शांत थीं। उसने चाय का एक घूंट लिया और शांति से कहा, तुम बस यहां सोफे पर बैठ सकती हो, वे अंदर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। महिला चौंक गई। पास आते कदमों की आवाज सुनकर उसने जल्दी से कहा, लेकिन वह समूह। उसके वाक्य को पूरा करने से पहले दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। बाहर से एक शत्रुतापूर्ण आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। महिला का चेहरा बेहद पीला हो गया। उसने अपने लाल होंठों को काटा और विहान को घूरा। विहान ने शांति से अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रखा, खड़ा हुआ और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला और विहान की आकृति बाहर कदम रखते ही गायब हो गई। दरवाजे के बाहर विहान ने अपने सामने 5 या 6 नाराज पुरुषों को देखा। इन पुरुषों के पास काफी मजबूत आभाएं थीं। वे ज्यादातर आधे अधूरे पारगमन क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे और उनमें से एक ग्रैंड मास्टर भी था। उसने अपने आसपास का जायजा लिया। अन्य विला में तलाशी लेने वाले लोग थे और उनकी आभाएं लगभग समान थीं। ऐसा लग रहा था कि कमरे में मौजूद महिला ने जिस व्यक्ति को मारा था वह एक मार्शल आर्ट्स परिवार का विशेषज्ञ था, वरना पीछा करने वालों में इतने सारे प्राचीन मार्शल कलाकार नहीं होते। लड़के, क्या तुमने एक नकाब वाली महिला को देखा? मध्यम आयु वर्ग के ग्रैंडमास्टर ने अधीरता से पूछा। नहीं, विहान ने सिर हिलाया। तो हट जाओ, हम बस अंदर जाकर तलाशी लेंगे। हम तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक बजकट वाले अन्य पुरुष ने कहा। उसका लहजा प्रभुत्व और घमंड से भरा था। यह कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया, दरवाजा खोलने का इरादा करते हुए। हालांकि एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। बजकट वाला पुरुष चाहे जितना जोर लगाए वह छूट नहीं सका। तुम जैसे कचरे मेरे घर में कैसे घुस सकते हो? विहान की घमंडी आवाज सबके कानों में गूंजी। बजकट वाले पुरुष को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष ऐसा रवैया अपनाएगा और वह चिल्लाया, तुम अपने आप को क्या समझते हो जो ऐसे शब्द कह रहे हो? उसके वाक्य को पूरा करने से पहले एक बीमार कर देने वाली दरार की आवाज हुई और उसका हाथ बलपूर्वक तोड़ दिया गया। फिर विहान ने उसे हल्के से लात मारी, जिससे वह लगभग 5 मीटर दूर उड़ गया। जमीन पर गिरते ही उसने खून की एक उल्टी की। यह दरवाजा एक सीमा है। जो भी अंदर एक कदम बढ़ाने की हिम्मत करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। विहान ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी ठंडी नजर सब पर फेरी। इस समय बाकी लोग सांस लेने की हिम्मत नहीं कर सके। विहान का हत्या का इरादा बिल्कुल छिपा नहीं था। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष को पता था कि उसका सामना एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से हुआ था, इसलिए उसका लहजा थोड़ा नरम पड़ा और उसने विहान से कहा, छोटे भाई, हम जियांगनान प्रांत के घोयल परिवार से हैं। हमारे परिवार के मुखिया को आज रात एक महिला ने मार डाला। हमने उसे इस विला क्षेत्र तक पीछा किया और फिर वह महिला गायब हो गई। स्वाभाविक रूप से हमें घर घर जाकर जांच करनी होगी। अगर हम उस महिला को नहीं पकड़ सके तो परिवार को रिपोर्ट देना हमारे लिए आसान नहीं होगा। उसका मानना था कि अगर वह जियांगनान प्रांत के घोयल परिवार का उल्लेख करता है तो दूसरा पक्ष उसे कुछ सम्मान देगा। हालांकि विहान बिल्कुल नहीं हिला। इसके बजाय विहान ने अपनी जेब से एक टोकन निकाला और उसे मध्यम आयु वर्ग के पुरुष की ओर उछाल दिया। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ने जल्दी से टोकन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि जब उसने ऐसा किया तो उसे एहसास हुआ कि टोकन में एक रहस्यमयी शक्ति थी और उसका शरीर अनायास एक कदम पीछे हट गया। उसका खून उबल पड़ा और उसके आंतरिक अंग हिल गए। अपने आप को स्थिर करने के बाद उसने अपने हाथ में टोकन को देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। धारक के नाम
जो विहान था, के साथ राष्ट्र की सर्वोच्च प्राधिकरण और मान्यता थी। हालांकि वे जांगनान प्रांत के घोयल परिवार के विशेषज्ञ थे, वे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक बड़े व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उसके सामने खड़ा यह युवक इतना युवा दिखता था, लेकिन उसके पीछे की शक्ति भयानक थी। कौन उसके विला की तलाशी लेने की हिम्मत करेगा? यह तो बस मौत को न्योता देना होगा। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष का दिल उथल पुथल में था। उसने जल्दी से टोकन को दोनों हाथों से सावधानीपूर्वक विहान को वापस सौंपा और माफी मांगी। महोदय, आपके आराम में खलल डालने के लिए माफी चाहता हूं। निकल जाओ। विहान ने केवल 2 शब्द कहे, हां हां। मध्यम आयु वर्ग का पुरुष झुका और सबको एक नजर दी, फिर विला के प्रवेश द्वार से गायब हो गया। सबके चले जाने के बाद विहान ने टोकन को अपनी जेब में वापस रखा और विला में चला गया। एपिसोड 178। ऐसा लग रहा था कि जितेंद्र राणावत ने जो टोकन उसे दिए थे वे उसकी सोच से कहीं ज्यादा उपयोगी थे। शायद उसे सरकार की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। विला में प्रवेश करते ही उसने देखा कि महिला की आभा काफी कमजोर हो गई थी। उसे नहीं पता था कि वह यहां तक कैसे जीवित पहुंच गई। हालांकि महिला कमजोर थी, उसकी आंखें विहान पर टिकी थीं, जिज्ञासा से भरी हुई। उसने स्वाभाविक रूप से बाहर की बातचीत सुन ली थी। ऐसा लग रहा था कि घोयल परिवार के विशेषज्ञ इस युवक से डरते थे। क्या यह व्यक्ति कोई खास हो सकता है? यह युवक केवल अपनी 20 में था। उसके पास जांगनान प्रांत और यहां तक कि कैपिटल सिटी के सभी युवा प्रतिभाओं की जानकारी और तस्वीरें थीं। फिर भी वह इस युवक को नहीं पहचानती थी। क्या उसकी जानकारी संग्रह में कोई कमी थी? जब वह इस मामले पर विचार कर रही थी, विहान उसके पास पहुंच गया था। तुम्हारा नाम क्या है? महिला स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में थोड़ी शत्रुता थी, जैसे ही वह कोई कहानी गढ़ने वाली थी। विहान ने कहा, तुम्हारा असली नाम? कुछ सेकंड तक हिचकिचाने के बाद महिला ने ईमानदारी से जवाब दिया, राधिका मेहरा। ठीक है। विहान ने सिर हिलाया और फिर कुछ चौंकाने वाला कहा, राधिका, अपने कपड़े उतारो। जैसे ही उसने यह कहा, राधिका की आंखों में गुस्से की एक झलक चमकी। उसने अनायास एक खंजर निकाला और अचानक ऊर्जा के साथ विहान पर हमला कर दिया। तुम मौत को बुला रहे हो? वह ऐसे व्यक्ति से कैसे अपमानित हो सकती थी? हालांकि खंजर के ज्यादा दूर जाने से पहले विहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। फिर विहान ने खंजर को उछाल दिया और उसे दीवार में ढसा दिया। तुरंत बाद विहान की निर्विवाद आवाज गूंजी, तुम्हारी तलवार की खातिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हालांकि तुम्हें यह स्पष्ट होना चाहिए कि तुम्हारी चोटों ने पहले ही तुम्हारे आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा दिया है। अगर तुमने अभी इनका इलाज नहीं किया तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाश मेरे विला को दूषित करे। राधिका का हत्या का इरादा इन शब्दों को सुनते ही गायब हो गया। वह अपनी चोटों की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ थी। पहले घोयल परिवार के निवास पर उसने अकेले 10 घोयल परिवार के विशेषज्ञों का सामना किया था। हालांकि वह 7 को मारने में सफल रही, बदले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके अलावा वह एक जहरीले तीर का शिकार भी हुई थी। कोई कमजोर व्यक्ति पहले ही जहर से मर चुका होता। इस समय उसे अपने आंतरिक अंगों में दर्दनाक संकुचन महसूस हुआ। यहां तक कि अगर उसके पास गोलियां होती तो शायद वह कल तक नहीं टिक पाती। क्या तुम वास्तव में मुझे बचा सकते हो? क्या तुम्हें चिकित्सा का ज्ञान है? राधिका ने कांपती आवाज में पूछा। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके सामने खड़ा यह युवक उसकी एकमात्र आशा था। विहान खड़ा हुआ और राधिका को रुचि के साथ देखा। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मार्शल आर्ट्स नहीं बल्कि चिकित्सा कौशल थी। राधिका विहान की आंखों में आत्मविश्वास देख सकती थी, इसलिए उसने अपने होंठ काटे और बिना हिचकिचाहट के अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। विहान की आंखें बिल्कुल नहीं डगमगाईं, क्योंकि वह उस घाव को देख रहा था जो काला पड़ने लगा था। दूसरी ओर राधिका काफी शर्मिंदा थी, क्योंकि उसने पहले कभी किसी पुरुष के सामने खुद को उजागर नहीं किया था।
अगर तुम मुझे ठीक कर सकते हो तो मैं तुम्हारी 3 एहसानमंद रहूंगी। विहान ने राधिका को नजरअंदाज किया और दूसरी मंजिल से कुछ जड़ी बूटियां और चांदी की सुइयां ले आया। फिर उसने अपनी ट्रूक्यूई का एक अंश अपनी 2 उंगलियों पर केंद्रित किया और उन्हें राधिका के जहरीले घाव की ओर इशारा किया। एक पल में घाव से काले खून की धाराएं बाहर निकलने लगीं। जब काला खून पूरी तरह से बाहर निकल गया, विहान ने 1 दर्जन चांदी की सुइयां लीं और उन्हें राधिका के एक्यूपॉइंट्स में सटीक रूप से डाला। जैसे ही चांदी की सुइयां अपने निशाने पर लगीं, राधिका ने अपने शरीर में एक बिजली का प्रवाह महसूस किया। विहान ने अपने हाथों में जड़ी बूटियों को कुचल दिया और उनका रस निकाला। इसे राधिका के घाव पर टपकाया। इससे राधिका का गोरा चेहरा हल्का लाल हो गया क्योंकि उसने दर्द में सिसकारी भरी। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। विहान ने असहाय रूप से सिर हिलाया। फिर उसने एक गोली निकाली और उसे उसकी ओर उछाल दी। इसे लो और रात भर आराम करो। कल सुबह विला छोड़ देना। हम एक दूसरे के रानी नहीं हैं। यह कहकर वह मुड़ गया और चला गया। एक पुरुष के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस खूबसूरत महिला पर कुछ और नजरें डालना चाहता था, लेकिन अगर वह अब नहीं जाता तो उसे ही अजीब लगता। अब ड्राइंग रूम में केवल राधिका ही बची थी। उसकी आंखें अपने हाथ में गोली पर टिकी थीं, क्योंकि उसे आखिरकार समझ में आया कि इस युवक ने पहले उसकी गोली क्यों ठुकरा दी थी। यह इसलिए था क्योंकि इस पुरुष ने जो औषधीय गोली उसे दी थी, वह चाहे श्रेणी में हो या गोली के नमूनों में, उसकी गोली से कहीं बेहतर थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात, यह औषधीय गोली स्पष्ट रूप से कुछ दिन पहले ही परिष्कृत की गई थी। कोई नहीं जानता था कि इस समय राधिका कितनी हैरान थी। यह पुरुष कौन था? उसकी मार्शल ताकत भयानक थी और उसका चिकित्सा कौशल भी। इसके अलावा उसके पास एक ऐसी पहचान थी जिससे घोयल परिवार डरता था। ज़ियांगनान प्रांत में ऐसा व्यक्ति कब प्रकट हुआ? अगले दिन विहान ने अपने साधना सत्र के बाद अपनी आंखें खोलीं और धीरे से सांस छोड़ी। वह नीचे गया और ड्राइंग रूम के चारों ओर नजर डाली। केवल यह पाया कि राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि मेज पर एक नोट था। उसने नोट की सामग्री पर नजर डाली। मैं, राधिका मेहरा, तुम्हारे 3 एहसानों को लौटाऊंगी। बस इतना ही। विहान ने इसे दिल से नहीं लिया। इसके बजाय उसने टूटी हुई तलवार निकाली। इसे अपने हाथों में पकड़ते हुए वह इसमें प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर सकता था। जब उसने इसे हल्के से लहराया, एक तेज तलवार का इरादा टूटी हुई तलवार के चारों ओर लपेट गया और धम, 10,000 युआन की कीमत वाली मेज ढह गई। अगर इस टूटी हुई तलवार में इतनी शक्ति है तो इसे फिर से बनाने के बाद इसकी शक्ति निश्चित रूप से भयानक होगी। चूंकि हम भाग्य से मिले, मैं तुम्हें ड्रैगन स्लेयर कहूंगा। मुझे आशा है कि जल्द ही मैं तुम्हें कैपिटल सिटी के चीफ को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकूंगा। विहान की आंखें ठंडी थीं। कुछ सेकंड बाद विहान का फोन बजा। उसने कॉलर आईडी पर नजर डाली। यह जिया चौहान थी। उसने ड्रैगन स्लेयर तलवार को दूर रखा और जवाब बटन दबाया। जिया, तुमने कल मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं अभी अभी ज़ियांगनान प्रांत में पहुंचा हूं। क्या तुम्हें मेरा मेजबान और मार्गदर्शक नहीं बनना चाहिए? विहान ने सोचा था कि जिया चौहान उसके मजाक को खारिज कर देगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कांपती आवाज में जवाब देगी। वह किसी चीज से डरी हुई लग रही थी। विहान, तुम ज़ियांगनान प्रांत में क्यों आए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। चाहे कुछ भी हो, अगले कुछ दिनों तक बाहर मत निकलना। मुझसे वादा करो कि तुम बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? विहान की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या किसी ने तुम्हें धमकी दी? नहीं, नहीं। फोन के दूसरी ओर जिया चौहान को लगा कि चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही थीं। मैं आधे घंटे में चौहान परिवार के निवास पर आऊंगा। विहान ने बोलने के बाद फोन काट दिया। एपिसोड 100। 79 विहान ने अपनी कोट पहनी और परमजीत को उसे लेने के लिए फोन करने वाला था कि तभी दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई। राधिका? यह विहान का पहला विचार था। उसने दरवाजा खोला
और बाहर एक टोपी पहने हुए एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को देखा। हॉल मास्टर। उस व्यक्ति की गहरी आवाज गूंजी। यह स्पष्ट रूप से रंजीत मल्होत्रा था। विहान ने जल्दी से रंजीत मल्होत्रा को अंदर आमंत्रित किया और आश्चर्य से पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? रंजीत मल्होत्रा ने अपनी टोपी उतारी और सम्मानपूर्वक कहा, हॉल मास्टर, मुझे कल व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करने के लिए आना चाहिए था, लेकिन कुछ मामलों के कारण देरी हो गई। मेरा मतलब वह नहीं था। मैं पूछ रहा हूं कि आप आज मुझसे मिलने क्यों आए? क्या कुछ हुआ? हमारा एक साथ दिखाई देना ठीक नहीं है। अगर कुछ है तो हम फोन पर बात कर सकते हैं। समझ गया। रंजीत मल्होत्रा ने सिर हिलाया और जारी रखा, हालांकि हॉल मास्टर, चूंकि आप यहां हैं, मुझे स्वाभाविक रूप से मेजबान की भूमिका अच्छे से निभानी होगी। हॉल मास्टर, कृपया मेरे साथ हिडन ड्रैगन बिल्डिंग चलें। इस अवधि के दौरान उनकी बातचीत के आधार पर विहान जानता था कि रंजीत मल्होत्रा की सबसे मजबूत शक्ति अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। विहान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सहमति दी। ठीक है, लेकिन मुझे अभी चौहान परिवार के निवास पर एक चक्कर लगाना है। मैं वहां से काम पूरा करने के बाद हिडन ड्रैगन बिल्डिंग जाऊंगा। रंजीत मल्होत्रा खुश हुआ और जल्दी से बोला, धन्यवाद हॉल मास्टर। विहान ने बस सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, कैपिटल सिटी के उस चीफ जोरावर के बारे में कोई खबर है? रंजीत मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मैंने एक बार 6 विशेषज्ञों को उस चीफ की जांच के लिए कैपिटल सिटी भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। मैंने आपको निराश किया हॉल मास्टर। मैं कल व्यक्तिगत रूप से कैपिटल सिटी जाकर इस मामले की जांच करने को तैयार हूं। विहान गहरे विचार में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि चीफ जोरावर उतना साधारण नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने रंजीत मल्होत्रा को देखा और निर्देश दिया, इस मामले को अभी के लिए छोड़ दो। तुम्हें बस कुछ लोगों को इधर उधर पूछताछ के लिए भेजना है। इस समय गहन जांच की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे विला में ज्यादा देर तक मत रुकना, वरना दूसरों को संदेह हो जाएगा। हां हॉल मास्टर, मैं हिडन ड्रैगन बिल्डिंग में आपका इंतजार करूंगा। बहुत अच्छे। रंजीत मल्होत्रा के जाने के बाद विहान ने परमजीत को फोन किया और उसे लेने के लिए कहा और सीधे चौहान परिवार के निवास की ओर चलने को कहा। उसी समय जियांगनान प्रांत में एक रहस्यमयी हॉल में एक युवती पद्मासन में बैठी थी। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ रही थी और धीरे धीरे उसके शरीर में थोड़ा थोड़ा समा रही थी। महिला के माथे पर एक खिले हुए लाल बेर का निशान था। अगर विहान यहां होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि यह महिला राधिका थी, जिसे उसने कल बचाया था। अचानक राधिका ने अपनी आंखें खोलीं और एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर चारों दिशाओं में फैल गई। उसने एक सांस छोड़ी और बुदबुदाई, उस लड़के की गोली कहां से आई? इसका असर वास्तव में मेरी मार्शल आर्ट्स पर पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खटखटाहट हुई। अंदर आओ। राधिका की आवाज ठंडी थी। एक बूढ़ी महिला हाथ में एक दस्तावेज लेकर अंदर आई। क्या आपको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल गई जिसकी जांच मैंने आपको करने को कहा था? राधिका ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया और दस्तावेज राधिका को सौंप दिया। उस युवक का नाम विहान है। वह रिवर सिटी के मल्होत्रा परिवार से है। 5 साल पहले मल्होत्रा परिवार नष्ट हो गया था और उसके माता पिता मारे गए थे। उस समय उसे ईस्ट कॉइन झील की गहराइयों में फेंक दिया गया था। रिवर सिटी में सभी ने उसे मृत मान लिया था। हालांकि 5 साल बाद वह रिवर सिटी लौट आया। उसने हेवनली जस्टिस ग्रुप की स्थापना की और मार्शल आर्ट्स क्षेत्र में पुलकित तोमर को मार डाला, जिससे वह रिवर सिटी का नंबर 1 विशेषज्ञ बन गया। राधिका उलझन में दिखी। उसने सोचा था कि यह युवक कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह केवल रिवर सिटी जैसे छोटे स्थान का नंबर 1 विशेषज्ञ होगा। हालांकि इस बात से कि यह लड़का पुलकित तोमर को मार सकता था, इसका मतलब था कि उसे हुआशिया की ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में लगभग 350वें स्थान पर होना चाहिए, या शायद इससे भी ऊपर। क्या तुम्हें पता है कि यह लड़का
उन 5 सालों में कहाँ गया था जब वह गायब था? राधिका ने पूछा। बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया। यह एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वह उन 5 सालों में पूरी तरह से पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गया था। उसके कोई निशान नहीं है। किसी तरह सिर्फ 5 सालों में रिवर सिटी का एक कुख्यात कचरा एक मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ में बदल गया। इसमें बहुत सारे संदिग्ध बिंदु हैं। राधिका गहरे विचार में पड़ गई। अब तुम जा सकती हो। इस व्यक्ति पर नजर रखने में मेरी मदद करो। साथ ही उन लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी मत देना। समझ गई। एक मर्सिडीज बेंज धीरे धीरे चौहान परिवार के निवास के सामने रुकी। 2 मजबूत आभाओं वाले मार्शल कलाकार पास आए और बोले, हाय, कृपया हमें अपना पास और निमंत्रण दिखाएं। परमजीत ने खिड़की नीचे की ओर जवाब दिया, मेरे पास नहीं है। दोनों विशेषज्ञों की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि आपके पास पास या निमंत्रण नहीं है, कृपया यहां से चले जाएं। विहान, जो पीछे की सीट पर बैठा था, कुछ बोलने वाला था कि परमजीत ने कार के ग्लव कंपार्टमेंट से एक टोकन निकाला और उसे सौंप दिया। यह मेरी पहचान है। मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। आपका चौहान परिवार का निवास कोई अपवाद नहीं है। अगर आप वाकई मुझे रोकना चाहते हैं तो दिलीप चौहान इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा। वे दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने चौहान परिवार की रखवाली कई सालों तक की थी, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने इतना दबंग ड्राइवर देखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस टोकन पर लिखी बात बहुत डरावनी थी। वे दोनों फैसला नहीं ले सके, इसलिए उन्होंने परमजीत की जानकारी की पुष्टि के लिए एक फोन किया। थोड़ी देर बाद गेट खुल गया और गेट की रखवाली कर रहे विशेषज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉमरेड, कृपया अंदर आए। अगर मैंने पहले आपको नाराज किया तो माफी चाहता हूं। उसके वाक्य को पूरा करने से पहले कार की खिड़की बंद हो गई और कार सीधे चौहान परिवार के निवास में चली गई। चौहान परिवार के विशेषज्ञ ने पीछे की सीट पर बैठे विहान को गहरी नजर से देखा और तेजी से सांस ली। अगर ड्राइवर इतना शानदार था तो पीछे की सीट पर बैठा व्यक्ति निश्चित रूप से कोई बड़ा शख्स होगा। कार से उतरने के बाद विहान सीधे विला की ओर बढ़ा। उसने कई दिशाओं में नजर डाली और स्पष्ट रूप से कुछ जोड़ी आंखों को अपनी ओर नाराज नजरों से घूरते हुए महसूस कर सकता था। वे शायद चौहान परिवार के विशेषज्ञों की थीं। विहान ने उन्हें नजरअंदाज किया और जिया चौहान को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मैं यहां हूं। थोड़ी देर बाद जिया चौहान जल्दी से नीचे आई और विला का दरवाजा खोला। उसकी आंखें घबराहट से भरी थीं। उसने चारों ओर देखा और जब उसे कोई आसपास नहीं दिखा तो उसने जल्दी से विहान को अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद हो गया। मेरे साथ आओ एपिसोड 180। जिया चौहान विहान को तीसरी मंजिल के एक कमरे में ले गई। सजावट और दीवार पर लगी तस्वीरों से यह जिया चौहान का शयनकक्ष प्रतीत होता था। विहान मुस्कुराया। जिया, यह मेरा चौहान परिवार के निवास पर पहली बार आना है। क्या तुम मुझे अपने कमरे में थोड़ा जल्दी नहीं ले जा रही हो? जिया चौहान ने विहान पर आंखें तरेरीं और शिकायत की, तुम यहां क्यों आए? अभी यह एक महत्वपूर्ण समय है। अगर तुम यहां अचानक प्रकट हुए तो कुछ बड़ा हो जाएगा। महत्वपूर्ण समय? विहान ने भौहें सिकोड़ी। जिया, क्या कोई तुम्हें धमकी दे रहा है? जियांगनान प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, शामक परिवार, सोलंकी परिवार? जिया चौहान की आंखें सोलंकी परिवार शब्द सुनते ही सिकुड़ गईं। इससे विहान को अपना जवाब मिल गया। जिया, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मुझे बताओ कि उनका निवास कहां है। मैं इन सभी परेशानियों को हल कर दूंगा। विहान का लहजा निर्विवाद और निडर था। जिया चौहान स्तब्ध रह गई। उसका मुंह थोड़ा खुला था और उसकी आंखें उलझन से भरी थीं। बेशक वह विहान पर विश्वास करने को तैयार थी। आखिरकार रास्ते में जो भी विहान से निपटने की कोशिश करता था वह गिर जाता था। हालांकि वह रिवर सिटी में था, जियांगनान प्रांत में नहीं। विहान अभी अभी जियांगनान प्रांत में आया था और शायद यहां की स्थिति भी नहीं जानता था। अगर वह सोलंकी परिवार के निवास पर अचानक गया तो निश्चित रूप से कुछ बुरा होगा। वह नहीं चाहती थी
कि विहान को कुछ हो। उसे नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन इस युवक ने धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना ली थी। ईमानदारी से वह चाहती थी कि विहान जियांगनान प्रांत में पैदा हुआ होता और उसके पास सोलंकी परिवार से मुकाबला करने की शक्ति या समर्थन होता। अगर ऐसा होता तो वह बिना झिझक विवाह व्यवस्था को तोड़ देती और विहान के साथ खड़ी हो जाती। हालांकि यह सब केवल एक कल्पना थी। विहान अकेला था। वह सोलंकी परिवार का सामना कैसे कर सकता था, जो जियांगनान प्रांत पर अनगिनत वर्षों से शासन करने वाला शीर्ष मार्शल आर्ट्स परिवार था। चाहे विहान कितना भी मजबूत या स्वर्ग विरोधी क्यों न हो, यह असंभव था। अगर उसने ऐसा किया तो केवल मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इसका भरोसे से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ठंडी कठोर वास्तविकता से था। विहान सोलंकी परिवार हुआशिया में किसी निश्चित व्यक्ति की तलाश के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर रहा प्रतीत होता है, इसलिए उनके पास आपके साथ निपटने का समय नहीं होना चाहिए। आप विदेश में छुट्टी के लिए क्यों नहीं जाते? जिया चौहान ने सोचा और गंभीरता से कहा। सोलंकी परिवार की शक्ति जियांगनान प्रांत में केंद्रित थी। अगर विहान विदेश चला गया तो वह शायद सुरक्षित रहता। विहान ने असहाय रूप से सिर हिलाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि सोलंकी परिवार कितना शक्तिशाली था, लेकिन उनके लिए उसे मारना असंभव था। किसी भी स्थिति में जिया चौहान का उस पर विश्वास न करना सामान्य था। आखिरकार वह नहीं जानती थी कि वह ड्रैगन सोल का मुख्य प्रशिक्षक था। वह नहीं जानती थी कि जियांगनान प्रांत में अनगिनत लोगों से डरने वाला रंजीत मल्होत्रा उसे हॉल मास्टर कहता था। वह नहीं जानती थी कि वह स्वर्ग विरोधी संसार कब्रिस्तान का मालिक था और उसमें 100 प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। यहां तक कि अगर वह उसे अभी बताता तो शायद वह उस पर विश्वास नहीं करती। चूंकि ऐसा था, वह केवल अपनी ताकत से बोल सकता था। वह खुद सोलंकी परिवार की तलाश में जाएगा। इस समय विहान की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने कुछ महसूस किया। उसने जिया चौहान से कहा, हम इस मामले के बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे लिए कमरे में थोड़ी देर इंतजार करो, मैं कार से कुछ लेने जा रहा हूं। जिया चौहान को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पाई। उसने सिर हिलाया। ठीक है। दरवाजा बंद हो गया। कमरे से निकलते ही विहान ने सीढ़ियों पर 2 मध्यम आयु के पुरुषों को प्रकट होते देखा। उनकी आंखें ठंडी और शत्रुता से भरी थीं। उसने शुरू में सोचा था कि ये 2 लोग चौहान परिवार के हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। आप लोग मेरे लिए यहां हैं, है ना? चूंकि ऐसा है तो चलो बाहर बात करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका खून चौहान परिवार के विला को दागदार करे। विहान की आवाज बहुत शांत थी। यह कहकर वह विला से बाहर चला गया। 2 मध्यम आयु के पुरुष स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। यंग मास्टर सोलंकी ने उन्हें जिया चौहान पर नजर रखने और उसके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर ध्यान देने के लिए कहा था। जिया चौहान उनकी भावी युवा मालकिन थी, इसलिए उसे नाराज नहीं किया जा सकता था। चौहान परिवार के घर को नुकसान न पहुंचाना सबसे अच्छा था। जल्द ही विहान विला के पीछे के बगीचे में पहुंच गया। यहां का वातावरण बहुत शांत था। चौहान परिवार के नौकरों को परमजीत ने विभिन्न कारणों से भेज दिया था। शक्तिशाली आभाओं वाले 2 मध्यम आयु के पुरुषों ने अपने कदम रोक दिए और ठंडी नजरों से विहान को घूरने लगे, जिसकी पीठ उनकी ओर थी। आपको जिया पर नजर रखने के लिए किसने भेजा? विहान ने पूछा। 2 मध्यम आयु के पुरुषों ने ठंडी हंसी हंसी। बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए कि जिया चौहान किसकी है ना? हां, विहान ने शांति से कहा। दोनों पुरुषों ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह लड़का सोलंकी और चौहान परिवारों के बीच विवाह के बारे में भी जानता था। जैसे ही वे बोलने वाले थे, विहान मुड़ा और आगे बोला, जिया मेरी औरत है। वातावरण अचानक मृत्यु की तरह शांत हो गया। 2 मध्यम आयु के पुरुष पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। क्या यह लड़का मौत को बुला रहा था? उसने वास्तव में कहा कि जिया चौहान उसकी औरत है। कुछ सेकंड बाद दोनों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और उनके चेहरे गुस्से से भर गए।
तू यंग मास्टर सोलंकी की औरत को छूने की हिम्मत करता है? तू मरा हुआ है। उनमें से एक तुरंत विहान की ओर झपटा। जहां वह खड़ा था वहां एक गहरा निशान छोड़ते हुए। इससे कोई भी बता सकता था कि वह शक्तिशाली था। उसका हाथ एक बाज के पंजे की तरह बन गया और उसने विहान पर हमला किया। उसकी उंगलियों से ऊर्जा की लहरें निकलीं क्योंकि उसने अपने हाथ को विहान की छाती में घुसेड़ने और उसके धड़कते दिल को बाहर निकालने की कोशिश की। विहान ने अपना सिर उठाया और उदासीनता से उस आकृति को देखा जो उसकी ओर दौड़ रही थी। उसने चुपचाप कहा, यह संयोग है कि मुझे सोलंकी परिवार के निवास का पता नहीं पता। आप दोनों सही समय पर आए। अचानक विहान हिल गया। विहान ने अपना दायां हाथ उठाया और उसका हाथ भी बाज के पंजे की तरह बन गया। उसने भयंकर सटीकता के साथ हमला किया क्योंकि उसकी उंगलियों के चारों ओर सच्ची क्यूई उमड़ रही थी। विहान के चारों ओर गिरी हुई पत्तियां हवा में उड़ गईं और उसे घेर लिया जैसे कि वह एक बवंडर का केंद्र हो। हालांकि वहां बिल्कुल हवा नहीं थी। यह एक बेहद अजीब दृश्य था। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली बाज का पंजा कैसा दिखता है। कच! विहान ने तुरंत दूसरी पार्टी की कलाई पकड़ ली और उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी ट्रू क्यूई फट पड़ी और 1 सेकंड बाद उस सोलंकी परिवार के विशेष्य की कलाई वास्तव में फट गई और उसकी 5 उंगलियां बिखर गईं। यह दृश्य उस व्यक्ति को भयभीत कर गया। कितनी शक्तिशाली ताकत! बुरा हुआ, यह लड़का बहुत मजबूत है। वह पीछे हटने वाला था, लेकिन विहान ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसका चेहरा भयंकरता से भरा था। विहान ने 1 कदम आगे बढ़ाया, उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया। फिर उसने उसे जमीन पर पटक दिया। सोलंकी परिवार का विशेष्य संघर्ष करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि एक भयानक दबाव ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया था। वह हिल भी नहीं सकता था। धम! उसका शरीर बार बार जमीन से टकराया, जिससे उसके आंतरिक अंगों को गंभीर चोटें पहुंची। उसके मुंह से खून उगलता रहा। वह बोलना चाहता था, लेकिन विहान ने उसके सिर पर पैर रख दिया, उसे बार बार जमीन में पटकते हुए। उसे लगा जैसे उसकी खोपड़ी टूटने वाली थी। फिर एक दयनीय चीख के साथ उसके शरीर से जीवन के सभी संकेत चले गए। बगीचे में केवल शांत हवा और ग्रिम रीपर की ठंडी मुस्कान ही बची थी।